गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th की पोएम 8th है बेटा हमारी कवितावली, जिनके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी का पहले जीवन परिचय करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजपुर ग्राम में संवत 1889 विक्रमी यानी सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान क्या है इनका? एटा जिले के सोरू नामक स्थान को भी मानते हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि एटा जिले के सोरू नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन गोस्वामी जी के बचपन का नाम क्या है? राम बोला था। इनके पिताजी कौन थे? आत्माराम दुबे थे। इनकी माता कौन थी? तुलसी देवी। अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, लेकिन इनके त्यागने के पश्चात इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। लेकिन जब ये 3 वर्ष के थे, उस समय 3 वर्ष की अवस्था के बाद में मुनिया का भी देहांत हो जाता है। फिर इसके बाद में लेकिन इनकी मृत्यु के बाद बाबा नरहरिदास ने इनको अपने आश्रम में रख लिया था। यानी कि इसके बाद में क्या था, मुनिया की भी मृत्यु हो गई थी जब ये 3 वर्ष के थे। उसके बाद बाबा नरहरिदास ने इसको अपने आश्रम में रखा, वहाँ इसका पालन पोषण किया था और इसको पढ़ाया लिखाया था। गुरु ने इनका नाम क्या रखा था? तुलसी। गुरुजी ने इनका नाम तुलसी रखा था। काशी के शिक्षा गुरु से स्नातक विद्वानों ने इनको वेद पुराणों का भी ज्ञान करवाया था। यानी कि इनके शिक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? से स्नातक माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था? 4 जो वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनका और साथ में पुराणों का भी ज्ञान इनको करवाया था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह हो गया था। किससे? रत्नावली से इनका विवाह हो गया था। दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। इनका जन्म ज़्यादातर काशी, अयोध्या, चित्रकूट में सबसे ज़्यादा व्यतीत हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 80 घाट पर संवत 1680 विक्रमी यानी 1923 ईस्वी में हुआ था। कब मानी जाती है? 1623 ईस्वी में मानी जाती है। इनकी मृत्यु के संबंध में दोहा प्रसिद्ध है। कौन सा दोहा सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? संवत 1680 80 गंगते तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्जूं सरी। ये दोहा सबसे प्रसिद्ध माना गया है। उसके बाद में इनकी रचनाएं हैं। तुलसी के नाम से लिखे ग्रंथों की संख्या 37 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 37। लेकिन इनमें से 12 जो ग्रंथ होते हैं वो ही प्रमाणिक माने जाते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? अवधी भाषा में हुई थी। इसमें मुख्य छंद को ज़्यादातर कौन सा माना जाता है? चौपाई छंद माना जाता है। रामचरितमानस का समय काल कितना था? 2 वर्ष 7 माह था, यानी कि 7 महीने। इसके साथ में विनय पत्रिका, गीतावली, जानकी मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सभी क्या हमारी ब्रज भाषा में ही है। इसके बाद में इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। इनका साहित्य लोक मंगल की भावना से परिपूर्ण है। और इसके बाद में इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, राम का स्वरूप। तुलसी के काव्य का आदर्श कौन माना जाता है? राम को ही माना जाता है। उन्होंने अपने काव्य में राम को विष्णु का अवतार मानकर उनके निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की आराधना भी की है। यानी उन्होंने किसका स्वरूप माना? साथ में अपने काव्य अवतार मानकर उनके निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का स्वरूप माना है। इसके बाद में लोकमंगल की भावना। लोकमंगल के तुलसी जी के सच्चे लोकनायक कौन माने जाते हैं? राम को ही मानते हैं। तुलसी सच्चे लोक मानते हैं। उनकी समस्त भक्ति भावना
लोक कल्याण की भावना पर ही टिकी हुई है। किसकी? तुलसीदास की भक्ति भावना किसकी? समाज यानी कि लोगों के कल्याण की भावना पर। इनका समस्त काव्य आदर्श समाज की स्थापना का संदेश देता है। इसके बाद में इनकी भक्ति भावना, उन्होंने रामानुजाचार्य के सिद्धांत को अपनी भक्ति का आधार भी बनाया है। किसको? रामानुजाचार्य को अपनी भक्ति का आधार बनाया था। इनकी भक्ति लोक संग्रह की भावना से ओतप्रोत है। इन्होंने राम में शीर्षक सौंदर्य का गुणगान करते हुए लोक कल्याण की कामना भी की है। प्रकृति चित्रण, इन्होंने पंचवटी, चित्रकूट, वन, नदी, पर्वत, पशु पक्षी आदि का चित्रण भी इन्होंने किया है। प्रकृति के आलंबन रूप का सुंदर एवं सजीव चित्रण भी किया गया है। इसके बाद में काव्य, तुलसी जी ने राम भक्ति के श्रेष्ठ कवि कौन मान? तुलसी जी राम की भक्ति के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने गीति, प्रबंधक एवं मुक्तक काव्यों का प्रयोग भी किया है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य भी है। इसी प्रकार गीतावली, कवितावली श्रेष्ठ ग्रंथ भी माने जाते हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल इनके मुक्त काव्य खंड भी हैं। इसके बाद में इनकी भाषा शैली, इन्होंने अपने साहित्य में अवधी व ब्रिज दोनों भाषाओं का प्रयोग भी किया है। अवधी भाषा भी है, ब्रज भाषा भी है, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द भी हैं। इनके साथ साथ में राजस्थानी, फारसी, भोजपुरी आदि भाषाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। दोहा, चौपाई, काव्य, सेव्या छंदों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका माना जाता है? चौपाई छंद को माना जाता है। इन्होंने श्रृंगार एवं वियोग रसों का भी प्रयोग किया है। ये हमारा इसका जीवन परिचय था। इसके साथ में हमारे ये क्वेश्चन आंसर भी याद करने हैं इसके अभिव्यक्ति माध्यम के। यानी कि ये हमारे 75 तक हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। कहानी का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? कथानक को ही माना जाता है। साथ में ये निबंध है हमारा इम्तिहान के दिन यानी कि परीक्षा के दिन पर सार आता है हमारा 6 नंबर का। बड़े बड़े भी कांपते हैं, यानी कि परीक्षा के दिनों में जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उस समय यानी कि जो सब क्लास में होशियार बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, उनको भी डर लगने लगता है थोड़ा बहुत। तो कहते बड़े बड़े कांपते हैं। इम्तिहान के नाम से इम्तिहान छोटो हो या बड़ा हो, पर यह डराता सभी को ही है। पिछले वर्ष जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा हमें देनी थी, तब सारा वर्ष स्कूल में हमें बोर्ड परीक्षा नाम से डराया जाता था। सभी कहते कि स्कूलों के अंदर तो बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाता है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कितने अच्छे नंबर आए हैं। तो उसमें कहते कि जब हमें पढ़ाया जाता था उस समय हमेशा बोर्ड परीक्षा का नाम लेकर ही टीचर हमारे डराते थे। घर पर भी क्या करते थे, सभी मम्मी पापा, बड़े भाई बहन भी हमें इसी नाम से धमकाया जाता था। मन ही मन इनके नाम से भी डरा करते थे कि पता नहीं इस बार इम्तिहान में क्या होगा। और साथ ही भी पता करते थे पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कठिन आएगा या आसान आएगा, हम कर भी पाएंगे, हमारी कितनी परसेंटेज आएगी, कितनी नहीं आएगी। इस नाम से भी हमें बहुत अधिक डर लगता था। बार बार टेस्ट दे देकर तैयारी भी हम करते थे। इम्तिहान के नाम से भी डर लगता था। जिस दिन इम्तिहान का दिन था उससे पहली रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। यानी कि जिस दिन मेरा पेपर था उससे पहले दिन मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि किस सब्जेक्ट का पेपर है और कैसा होगा। पहला पेपर हिंदी का था। विषय पर मेरी अच्छी पकड़ भी थी। इम्तिहान का भूत सिर पर इस सवार था कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता था। लेकिन मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत अधिक डर लगता था कि मेरे पेपर में पता नहीं क्या होगा। लेकिन वैसे तैयारी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मुझे डर था। सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। स्कूल बस में सवार हुआ तो हर रोज़ को हल्ला करने वाले साथियों के हाथों में पकड़ी पुस्तकें और उनकी झुकी हुई आंखों ने मुझे और अधिक डराया। यानी कि जब मैं बस में बैठा उसमें जो बच्चे हर रोज़ शरारत करते रहते थे,
अपनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ता हुआ देखकर मुझे और भी अधिक डर लगने लग जाता है। सबके चेहरों पर खूब सा छाया था। खिलखिलाने वाले चेहरे आज सहमे हुए थे। मैंने भी मन ही मन अपने पाठों को दोहराना चाहा, पर ऐसा लगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। सब कुछ भूलता सा प्रतीत हो रहा था। मैंने भी अपनी पुस्तक खोली। पुस्तक देखते ही ऐसा लगा कि मुझे तो यह आती है। खैर, स्कूल पहुंचकर अपनी जगह पर बैठे प्रश्न पत्र मिला आसान लगा। ठीक समय पर पूरा पत्र हो गया। जब बाहर निकले तो सभी प्रश्न थे, पर साथ ही चिंता भी आरंभ हो गई अगले पेपर की। अगला पेपर गणित का है। चाहे 2 छुट्टियां थी, पर ऐसा लगता था कि ये तो बहुत कम है। वे पेपर भी बीता, पर चिंता समाप्त नहीं हुई। 15 दिन में सभी पेपर खत्म हुए, पर ये सारे दिन बहुत व्यस्त रखने वाले थे। इन दिनों न तो भूख लगती थी, न खेलने की इच्छा होती थी। इन दिनों में न तो अपने किसी मित्र के घर गया और न ही किसी मित्र को मेरी सुध आई। इम्तिहान के बड़े तनाव भरे रही थी। फिर लोग कहते हैं कि यार कि बोर्ड की जो परीक्षा होती है वह बड़ी ही कठिनायक होती है। जब मुझे सब कुछ करने के बाद भी, याद होने के बाद भी मुझे डर सा लगा रहता है। लेकिन एक जो बाकी 7वीं 8वीं 6th जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं लगता है। लेकिन बोर्ड परीक्षा सभी लोगों को, यानी कि जो अच्छे जो लोग होते हैं, जो होशियार होते हैं क्लास में, उनको भी बहुत अधिक डर लगने लगता है। तो जीवन परिचय, वो ऑप्शन टाइप, और ये 4 हमारा राइट प्लस लर्न।